वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में आज ये हमारा छठवीं क्लास रहेगी, जिसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो है ना, मैं चाहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद ये वाला एपिसोड देखें, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। समय को गवाए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। ठीक है, दो भागों में। पहले भाग में हमने देखेंगे कि राष्ट्रपति को सामान्य शक्तियां, जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं, इनका भी अलग अलग प्रकार की जो सामान्य शक्ति है उनको 1 2 3 4 5 और 6 भागों में उसको बांट करके पढ़ेंगे। हमने बोला ना भाई, किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए हम उस चीजों को अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लेते हैं। इसी प्रकार हमने जो भी राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं उनको 6 टॉपिक्स में बांटा है। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब कार्यकारी शक्तियां। ठीक। नंबर 2, विधायी शक्तियां, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां, कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, प्राप्त हैं, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, वित्तीय शक्तियां, मतलब फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, और इसके बाद जो कूटनीतिक शक्तियां हैं और सैन्य शक्तियां, है ना, इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हमने बोला ना, अलग अलग चीजों को बांट कर पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको इनका थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ। ये क्या है? विधायी शक्तियों का मतलब ये होता है कानून बनाने। ठीक है, जो संसद है वो कानून बनाती है भाई, तो कानून बनाने को लेकर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, संसद से संबंधित राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, ये सारी की सारी शक्तियों को हम विधायी शक्तियों के साथ पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियों का मतलब है जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, उससे संबंधित राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं। क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ या इनकी न्याय व्यवस्था के साथ में उसका कुछ जुड़ाव है या नहीं, यदि है तो उसके पास कितने पावर्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कूटनीतिक शक्तियों का मतलब होता है, कूटनीति का मतलब होता है यहाँ पर दरअसल है दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना। ठीक है, हमारा जो देश है ना, कई देशों के साथ उसके संबंध होते हैं, तो जो भी विदेशी संबंध बनाए जाते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, है ना। इसीलिए राष्ट्रपति को कुछ कूटनीतिक शक्तियां दी गई हैं, उन्हीं को बोला जाता है कूटनीतिक शक्तियां, जो एक देश दूसरे देश के साथ में अपनाता है। अगला, सैन्य शक्तियां, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे भारतीय सेना की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सुप्रीम होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैन्य शक्तियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी कानून को बन जाने के बाद, ठीक, जब भी कोई कानून बन जाता है तो बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? कार्यपालिका ही करती है। तो कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ऐसा कहता है अनुच्छेद 53। याद करिए, जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था तो उसी दिन पढ़ा था कि अनुच्छेद 53 कहता है कि जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा भाई? राष्ट्रपति होगा, और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
ये बात कही गई थी अनुच्छेद 53 में। ये बात तो समझ गए होंगे आप लोग। और संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में भी मैंने अंतर बता दिया था आपको। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि केवल जो औपचारिक प्रधान होगा, है ना, केवल नाम मात्र का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति को माना जाएगा, लेकिन इसकी शक्तियों का जो वास्तविक रूप से उपयोग करेगा वो करेगा मंत्रिपरिषद, है ना। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री। इसलिए हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसमें औपचारिक जो प्रमुख होता है वो केवल राष्ट्रपति होता है ना, और वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है ना। बात समझ गए होंगे आप लोग भाई कि औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में क्या है। काम सारे के सारे, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून बनता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 2005 है उसको बनाने में, ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है? संसद का होता है। और संसद में भी वही लोग कानून को बनाते हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं, है ना। तो सरकार के पक्ष का मतलब है जो भी जितने भी मंत्री होते हैं, है ना, वही लोग क्या करते हैं, किसी भी विधेयक को पारित कराते हैं। तो मान लीजिए जो मंत्रिमंडल होगा उन्होंने क्या किया, उस कानून को बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसको लागू करने की बारी आएगी तो जब तक वो लागू नहीं हो सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है ना। तो सारे के सारे काम करता कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति करता है, यानी कि दूसरी संस्था करती है, लेकिन जो नाम किसके नाम से करेंगे वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से करेंगे, ठीक है भाई। तो ये होता है अनुच्छेद 53 कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, है ना। इसी शक्तियों के बारे में है राष्ट्रपति के पास और क्या क्या पावर्स है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, किसके लिए भाई? देखो जगह बोर्ड पर थोड़ा सा कम है, सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ध्यान रखना भाई, है ना। मंत्री परिषद होगी और जिसका जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, है ना। अभी मैंने जिक्र किया था, है ना, कि किसकी राष्ट्रपति जो है अपनी पावर्स का जो प्रयोग करता है वो किसके द्वारा करता है? मंत्री परिषद के द्वारा करता है। और इसका जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है ना भाई। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 74 में, ठीक, कि राष्ट्रपति कोई काम स्वयं नहीं करेगा, है ना। उसकी सहायता और उसको सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब कई लोगों के दिमाग पे ये प्रश्न होगा कि आखिर मंत्री परिषद क्या है, ठीक है। तो देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा मंत्री परिषद, और एक शब्द और आता है मंत्रिमंडल। इन दोनों को समझते हैं, इसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल, ठीक। तो देखिए भाई इसको समझते हैं, फिर इसको, इसके बाद इसको समझते हैं। इससे पहले आप लोग एक बात जानते होंगे, जो हमारे देश में मंत्री होते हैं, ठीक है, तो मंत्री हमारे देश में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमारे देश में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 उप मंत्री, ठीक है। तो अब इनका अलग अलग काम होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो कैबिनेट मंत्री होता है, तो ये जो विभाग, जिस भी विभाग का होता है उस विभाग का वो अध्यक्ष होता है ना, यानी कि सब सारी की सारी शक्तियां उस विभाग से संबंधित उसी मंत्री के पास होती हैं। तो जो सबसे अध्यक्षात्मक लेवल का जो मंत्री होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और जो अलग दूसरे और मंत्री होते हैं, जैसे कि मैंने कहा राज्य मंत्री हो गए, तो राज्य मंत्री के जो होते हैं, राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। फिर इसके बाद क्लास को आगे करते हैं, क्योंकि यदि 2 शब्द समझ में नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो देखो जो राज्य मंत्री होते हैं, मैंने कहा वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो राज्य मंत्री होता है वो होता है स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, और दूसरा जो होता है वो होता है बिना स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, ठीक है। तो जो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री होता है वो किसी
कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करता है ना, वो भी एक प्रकार से अपने विभाग में स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अंतर है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है ना। भले ही वो अपने विभाग का प्रमुख है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है वो किसी भी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करता है ना। लेकिन जो राज्य मंत्री का दूसरा प्रकार है बिना स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री, ये क्या करता है, ये किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करता है, ठीक है। दो प्रकार के मंत्री हो गए। तीसरे प्रकार का जो मंत्री मैंने बताया वो उप मंत्री होता है, इन्हें हम कनिष्ठ मंत्री भी कहते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं या तो राज्य मंत्री के अंडर में काम करते हैं या फिर है ना मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के जो मंत्री होते हैं है ना हमारे देश में, उन्हीं से जो ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बनता है। तो देखो जो मंत्री परिषद है ये, इसमें क्या होता है, जितने भी मंत्री हैं तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है भाई, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। इसको कहा जाता है मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे मिलकर जो समूह बनता है उसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। तो मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। जब तीनों प्रकार के मंत्री का समूह होता है, जो होता है उसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। जो केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है उसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि इसकी सहायता, मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से अनुच्छेद 74 बताता है, ठीक है। मैं सोचता हूँ भाई ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ना, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या है। अगला इसको हटा दूं भाई, है ना, देखो भी हटा देते हैं, जगह नहीं है। चलो देखिए, देखो अनुच्छेद 75 का उपखंड 1, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहता है, अभी हम जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई। देखो तो अनुच्छेद 75 कहता है, कितनी पावर्स उसके पास, कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है भाई, अनुच्छेद 75(1) के तहत जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट लिखा है ना। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करता है। और इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 75(1) में। ध्यान रखना, ये मैंने बोला ना भाई, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप हर चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ सारी बातों को लिखना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो कुछ चीजें जो मैं बोल रहा होता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहा, मैंने कहा अनुच्छेद 75(1) है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो भी अन्य मंत्री रहेंगे, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, तीनों प्रकार में से, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति यदि किसी भी व्यक्ति को चाहे, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चाहे तो मंत्री नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश नहीं करेगा तब तक राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, है ना, मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को, अनुच्छेद 75(1), ठीक है। क्या कहता है मैंने बता दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला अनुच्छेद जो आता है, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद मैंने इसलिए लिख दिए हैं, है ना, बिना अनुच्छेद की भी शक्तियां पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन मैंने कहा ना अगर आपको याद रह जाते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि पूछा ही जाता है ये कि मंत्री परिषद का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 74, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 75(1). समझ रहे होंगे आप लोग।
अनुच्छेद 78 ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। देखो भाई इसके बारे में है ना, ये कहता है, यहाँ मैं लिखता नहीं है ना, लेकिन एक बात लिख देता हूँ। ये जो अनुच्छेद है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कहा गया। प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। क्या कहता है सुन लीजिए। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों एवं प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाएंगी। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों में लिखा गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखा है। फिर से मैं बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगता है, चाहे वो मांगता है मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित हो, तो राष्ट्रपति के परम कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराए। ये कहा गया है अनुच्छेद 78 में। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो समझ गए होंगे भाई, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी कर्तव्य हो उसके वो अनुच्छेद 78 में दिए गए हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी। आगे इसको हटा देता हूँ भाई, आप समझ गए होंगे। देखो बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, लेकिन इसलिए मैंने टाइम की बचत हो इसलिए पहले से मैंने लिख दिया है क्या क्या पढ़ेंगे अपन, सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण बातें। देखो अगला जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति की, उसमें अगली शक्ति है वो क्या है कि एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी मतलब होता अदर बैकवर्ड क्लासेस की जांच के लिए आयोग। इसका मतलब ये होगा, इसमें जो लिखा हुआ है बात मैंने पूरी नहीं लिखी हुई है, इसका पूरा मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास ये कार्यकारी शक्ति है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की दशा की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, यानी कि कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं, है ना, और वो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है उस राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति चाहे, है ना, यदि राष्ट्रपति को चाहे तो वो इनकी दशाओं मतलब इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। ऐसा अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ कौन सा अनुच्छेद में किसके बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद है ना, मैं लिखा ही देता हूँ, चलो ठीक है, कौन सा है 338 है, जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आयोग की व्यवस्था की गई है, इसी में एक अनुच्छेद है 338A। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये भी अनुच्छेद कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अनुसूचित जाति के लिए 338 में, अनुसूचित जनजाति के लिए 338 ये में, और ओबीसी के लिए जो अनुच्छेद है वो है 340। ठीक है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं भाई, और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आगे होंगे भाई। देखो थोड़ा सा वीडियो को यार कंटिन्यू देखिए, है ना, क्योंकि अब बीच में छोड़ के जाने से आपको कोई मतलब नहीं निकलता है ना, चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए यार, है ना, क्योंकि आप जानते हैं बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, है ना। तो प्लीज, है ना, इसीलिए मैं आप आज से जो वीडियो बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे ताकि आप लोग पूरा देखें, है ना, अपने टाइम का भी ध्यान रखें। आगे देखते हैं, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे अंतरराज्यीय परिषद मतलब जो राष्ट्रपति के पास एक और पावर है एग्जीक्यूटिव, वो है ये है कि राष्ट्रपति लिख लीजिएगा, है ना, पूरी बात यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है तो आप लिख सकते हैं अगर, है ना, आवश्यक समझें तो। क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य और एक दूसरे राज्यों के मध्य, है ना,
इसका मतलब होगा राज्यों से राज्यों के मध्य और केंद्र से राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। क्या क्या, क्या लिखा हुआ है? अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इनमें एक सद्भाव बना रहे, है ना, इनमें सामंजस्य बना रहे, किसमें? केंद्र में और राज्य में और अलग अलग राज्यों के मध्य भी। ठीक है, तो ऐसी बात कही गई है अंतर्राज्यीय परिषद के लिए। वो अनुच्छेद है 263। ठीक है, ये भी अनुच्छेद तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपने कई बार देखा होगा कि अनुच्छेद 263 में किसके बारे में कहा गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं भाई, राष्ट्रपति की जो अगली कार्यकारी शक्ति है वो है ये है कि राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझे तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अनुसूचित क्षेत्र से मतलब ये होता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है? एक विविधता पूर्ण देश है ना। हमारे देश में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और किसी क्षेत्र का विकास ज्यादा हो चुका है, किसी क्षेत्र का विकास कम हुआ है, तो बहुत विविधता है अपने देश में, है ना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान किया कि जो क्षेत्र है ना समाज की मुख्य धारा से कहें या विकास की मुख्य धारा से कहें काफी पिछड़ चुके हैं, तो उनमें सामान्य कानून और नियम लागू करना तो संभव है नहीं, है ना। क्योंकि भाई जैसे भी आप जानते हैं, जो व्यक्ति कमजोर है और जो व्यक्ति बैलेंस में है, तो उन दोनों में एक साथ व्यवहार करना पॉसिबल नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ रियायतें जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको देना आवश्यक हो जाता है, तभी उनको हम आगे मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि कोई क्षेत्र है और वो पिछड़ गया है ना, विकास के रूप में अधिक विकास नहीं हुआ है और वहां पर सामान्य कानून लागू करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। बात समझ गए होंगे आप लोग। ये पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है भाई, बात क्लियर होगी ना कि अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, किसके पास पावर्स है। आपसे यही पूछा जा सकता है, संसद कर सकता है ना। और कौन जैसे ऑप्शन में हो सकता है, संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इनमें से कोई भी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो पावर्स है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। और क्यों किया जाता है ऐसा, तो आप लोग को मैंने बता दिया है ना। आगे देखते हैं भाई, देखो इससे इम्पोर्टेंट जो है वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति के पास कार्यकारी नियुक्तियों से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, यानी कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना हो जाता है। तो देख लीजिए भाई, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री, यह भी मैंने पढ़ा है अनुच्छेद नंबर 75(1) में, है ना। कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगला राज्यपाल, जो अलग अलग राज्य हैं हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके बारे में बस जान लेना है, किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो इन सारे। दूसरा महान्यायवादी है ना, जो भारत का महत्वपूर्ण विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जो शासन को यानी कि जो सरकार को विधिक मामलों में सहायता पहुंचाता है, तो वो होता है महान्यायवादी। और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। आगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब यह है कि है ना केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में है ना सहायता देने के लिए जो एक संस्था होती है उसका नाम होता है कैग, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो हेड होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सब के बारे में भी अपन देखो जब आगे पढ़ेंगे ना
तो सबको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, है ना। चलो देखते हुए, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, जिसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो इनके, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब ये होता है कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उसका हेड होगा वो, है ना, माना जाएगा उसको। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है भाई। आगे लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग में भी, मैंने बोला ना, लोक सेवा आयोग जो है हमारे देश के लिए जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसके लिए जो एग्जाम कराने वाली जो संस्था है, यूपीएससी इसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला राजभाषा आयोग, है ना, जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 352 तक किए गए हैं, जिसमें से राजभाषा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 344 में किया गया है ना। तो 344 में अनुच्छेद जो किया गया है, तो इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा कहा गया है ना। सिंपल ही भाषा में समझ लीजिएगा कि राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और, है ना, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसका ह्यूमन राइट कमीशन, देखो ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके लिए एक समिति बनी होती है बकायदा, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति वो शामिल होते हैं। उनकी सिफारिश के बाद, है ना, उनकी सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। आगे देख लीजिए थोड़ा सा और, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना भाई। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। पूछने का कारण एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रशासक या फिर मुख्यमंत्री नियुक्त करने का जो पावर्स है वो किसके पास है, वो भी राष्ट्रपति के पास है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, है ना भाई। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अब यही मैंने बता दिया, प्रशासक जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में 9 हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबके लिए जो प्रशासक या गवर्नर नियुक्त करने का जो पावर है वो किसके पास है भाई, राष्ट्रपति के पास है। अगला SC/ST आयोग जो है ना, मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर भी अपन पढ़ चुके हैं। तो जिस आयोग का गठन जो किया गया है, इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति, SC/ST से मतलब समझिए ना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो आयोग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जाता है। ये तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बोला ना भाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको शामिल किया है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगला कहा गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो उल्लेख है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल 280, है ना। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग के गठन के बारे में कहा गया है, और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा कहा गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में। ठीक है, तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 280 है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग है ना परेशान हो जाते हैं देख करके भाई। तो यही आज समाप्त करते हैं वीडियो को। अगला जो वीडियो रहेगा वो विधायी शक्तियों से संबंधित रहेगा। ऐसे ही सारी की सारी शक्तियों को हम अलग अलग वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। जो ये विधायी शक्तियां हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। इन सब के बारे में अपन अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है भाई, और धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ठीक है भाई, यदि आपको हमारा जो ये प्रयास है अच्छा लगता है तो प्लीज मैं कहता हूँ भाई
है ना, इसको शेयर करिए, क्योंकि ये परिवार अभी बहुत छोटा है जैसा कि आप जान रहे हैं। और यदि ये अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि ये जो प्रयास हो रहा है आपके लिए और दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, तो प्लीज इसको बहुत जहां जहां तक आपके जो लोग हैं वहां पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए। और लाइक करके कमेंट में जरूर बताया करिए, क्योंकि देखो खुद की कमियां खुद को समझ में नहीं आती है ना। तो आप लोग जो भी इसमें कमियां देखते हैं उसको जरूर लिख करके हमें भेजा करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उन गलतियों को दूर किया जा सकेगा।